from pharmacy background. There are UG students, PG students, and also PhD students. Yes, for many of you, it's very easy to write a research article or a paper or whatever you say. But for some students, it's a very new thing because some students who are very like they are have to feel like it's a very new thing how to do it. So I'm going to tell you the simple ways how to write any paper and how to get your work published. This is very important nowadays, uh, not just for UG students, but for PhD students to get their degree awarded, they need at least two paper in SCI. So all these things, the naming of the SCI, the Science Citation Index I'm talking about, and Scopus, index journal with the ISSN number, or these all the things we'll discuss in some other video. But today we'll do the things how to write a paper. So there's a difference between research article and there's a difference between book chapter. Book chapter is somewhat related to review. Nowadays, many publication house like Springer, Elsevier, Ville, they are asking for book chapters for their books. And the review article is also somewhat similar to will go for the Google Scholar. Uh, you can use directly Google also, but if you'll use Google Scholar, then it will keep yourself confined to the scientific area or to the articles which you want to look for. Now you have opened the Google Scholar and you don't have any idea कि मुझे किस पे पेपर लिखना है. तो पहली बात, आप यूजी पीजी या पीएचडी में कोई ना कोई तो टॉपिक आप उस पर काम कर रहे हो, आप उस पर कोई ना कोई तो आर्टिकल ढूंढ रहे होगे. आप पीएचडी, चलो समझ लीजिए मैं यूजी की बात करता हूँ, फॉरगेट अबाउट पीएचडी एंड पीजी स्टूडेंट्स, जस्ट थिंक अबाउट द यूजी स्टूडेंट्स. हु आर द स्टूडेंट्स हु आर द फर्स्ट टाइम लुकिंग फॉर हाउ टू राइट अ पेपर. गाइड ने बोल दिया पेपर लिखना है, पेपर सर्च करना है, क्या करना है. तो आप गूगल स्कॉलर पे आपको कुछ अपने सर ने बोला कि सर ने ये बोल दिया कि मुझे नहीं मालूम आप मुझे क्या करना है, आप अपनी चॉइस बताइए कि आपको क्या करना है. तो अब आपको मालूम नहीं कि आपको किस पे काम करना है, कैसे काम करना है. तो आप गूगल स्कॉलर पे जाइए. अब आप गूगल स्कॉलर पे अपना, आप कहीं ना कहीं जब आप बीटेक में या बीएससी में या एमएससी में जो आप पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, कोई तो एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपको अच्छा लगता होगा. सपोज मान लीजिए मैं एक बायोटेक स्टूडेंट हूँ और मुझे बायो प्रोसेस अच्छा लगता है, या मान लीजिए मुझे बायो मटेरियल्स अच्छा लगता है, या मे बी मुझे माइक्रोबायोलॉजी अच्छा लगता है. तो मैं कोई भी अपना जो सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं वो सब्जेक्ट इस पर डाल देता हूँ और उसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ. अब आप देखेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, इसमें बुक्स भी आएंगे, इसमें पेटेंट्स भी आएंगे, इसमें आर्टिकल्स भी आएंगे, रिव्यू भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी. लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें जैसी ऐसी मिलेंगी कि जो आपको हेल्प करेंगी. जैसे ये वाली, जैसे डायग्नोस्टिक माइक्रोबायोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, वेस्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, सोयल माइक्रोबायोलॉजी, ये बहुत बड़ी बड़ी फील्ड हैं. ये इतनी बड़ी बड़ी फील्ड है जो आपको हेल्प करेंगे कुछ एटलीस्ट आपको नैरो डाउन होने में. पहले बड़ा पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी की एप्लीकेशन है. दो आप यूजी की अभी प्रोजेक्ट ऑब्वियसली फाइनल ईयर में आता है, लेकिन कुछ यूजी कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे एज सम इंटर्नशिप के तौर पे या समर इंटर्नशिप के तौर पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट आ जाते हैं, वो फिफ्थ सेमेस्टर में ही आ जाते हैं. तो उन बच्चों के लिए क्या है, अब मैंने माइक्रोबायोलॉजी डाल दिया, लेकिन अब मेरे को थोड़ा सा आइडिया आया कि यार इसमें से ये वेस्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है, सोयल माइक्रोबायोलॉजी भी है, यार एनवायरनमेंट में भी बहुत काम होता है. चलो ऐसा करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी और एनवायरनमेंट से लिख लेते हैं. तो फिर अब मैं दूसरा अपना कीवर्ड डाल देता हूँ, एनवायरनमेंट. तो अब मैं इसमें डालता हूँ. तो अब मुझे इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखने की, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, मैनुअल ऑफ एनवायरमेंटल बायोलॉजी. अभी भी मुझे मतलब जो चीज़ मैं शायद चाह रहा हूँ, ये बहुत बड़े बड़ी चीज़ें आ रही हैं. अभी शायद उस बच्चे को लगा ये तो क्या चीज़ें हैं क्या. तो अब आप देख लीजिए कि अब आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया माइक्रोबायोलॉजी और एनवायरमेंट. तो हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा डालते हैं एनवायरमेंट, यूज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन एनवायरमेंट, यूज ऑफ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रहा है क्योंकि ये नया लैपटॉप है, मेरा वाला लैपटॉप बहुत ही गंदा चलता है, मुझे इसमें बिल्कुल ही देख देख के लिखना पड़ रहा है. हाँ, तो अब देखिए काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं इसमें.
यूज ऑफ कार्बन सबस्ट्रेट, रोल्स ऑफ वायरस इन द एनवायरनमेंट। ये अगर आपको पहले पेज पे समझ नहीं आता, हो सकता है आपके साथ भी गड़बड़, जैसे अभी मैं सोच रहा था कि बहुत अच्छे से टॉपिक्स आ जाएंगे और मैं अपनी वीडियो को बता दूंगा कि हाँ यार बहुत अच्छी सी वीडियो थी, देखो कितने अच्छे से टॉपिक आए, और यूजी वाले बच्चे खुश हो जाएंगे कि इतने अच्छे से टॉपिक नहीं। ठीक है, पहली बारी में हो सकता है आपको अच्छे टॉपिक ना मिले, तो ठीक है ना, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेज हैं, आप किसी और पे देख लो, सेकंड वाले में देख लो, अब वो क्या पता उस पर कुछ समझ आ जाए, मे बी आपको शायद समझ आ जाए, उसमें तो समझ आए, इसमें समझ नहीं आ रहा है तो आप नेक्स्ट देख लो, किसी और में देख लो, कुछ ना कुछ आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं ऐसा टॉपिक आपको जरूर मिल जाएगा जो आपको थोड़ा बहुत मिलता जुलता आपको लग रहा है। ठीक है, अब आपको लग रहा है यार माइक्रोबायोलॉजी इन एनवायरनमेंट तो मुझे समझ नहीं आया, चलो ठीक है, तो हम डाल देंगे माइक्रोबायोलॉजी फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तो देखिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएगी, मॉडर्न इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी। हाँ, एक चीज़ और भी है कि अगर मान लीजिए आपको समझ नहीं आ रहा, बड़े कंफ्यूज है, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी बुक्स होंगी जो आपके सामने आएंगी, आप उन बुक्स को खोल के देख लो। अब आप जब इस बुक पे जाएंगे तो इस बुक का कहीं ना कहीं टेबल ऑफ कंटेंट होगा, उस टेबल ऑफ कंटेंट में उस बुक के चैप्टर्स होंगे, उस बुक के चैप्टर्स में उन बुक के सब टाइटल्स होंगे, तो आप वहाँ से भी अपने एक आर्टिकल को या अपने किसी भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट को चूज़ कर सकते हैं, और उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को चूज़ करने के बाद आप अपने आप को ये मान लें, हाँ भाई मुझे माइक्रोबायोलॉजी में काम करना है, लेकिन मुझे फूड माइक्रोबायोलॉजी में काम करना है, या इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में काम करना है, या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में काम करना है, तो वो आपको यहाँ पे हेल्प कर देगा कि आपको ये वाली टॉपिक आपको लेना और आप उसको उस पर काम करना है। अब बात आती है कि ठीक है आपको टॉपिक मिल गया, अब आपके गाइड ने बोलता बेटा ठीक है, आप ये तो नहीं बोले सर मुझे फूड माइक्रोबायोलॉजी पे काम करना है, फूड माइक्रोबायोलॉजी में क्या काम करना है, तो आपको वो भी देखना होगा कि आप अपने गाइड को बता पाओ कि सर मुझे फूड माइक्रोबायोलॉजी में इस चीज़ पे काम करना है। तो अब हम जैसे यहाँ पे डाल दें फूड माइक्रोबायोलॉजी, तो शायद बुक्स भी आएंगी, मॉडर्न फूड माइक्रोबायोलॉजी फंडामेंटल्स एंड फ्रंटियर्स, लेबोरेटरी मेथड्स इन फंडामेंटल फूड माइक्रोबायोलॉजी। तो अब जैसे सपोज मान लो कि अभी भी, और ये सिंपल सी बात है, ये तो मैं आपको 5 मिनट में नहीं बता सकता, जो आपको 6 महीने का अपना प्रोजेक्ट करना है, अगर आप उसका 1 1.5 घंटा भी नहीं देंगे, मैं 5 मिनट में आपको कैसे बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो अब आप जैसे मान लीजिए इस बुक पे गए, इस बुक में जाने के बाद आपको इस बुक के टाइटल्स मिल जाएंगे, इस बुक के चैप्टर के जो वो हैं कंटेंट है, जैसे देखिए इंट्रोडक्शन टू माइक्रोब इन फूड, फूड माइक्रोबायोलॉजी कंटेंट, फूड फर्मेंटेशन, प्रोबायोटिक्स। अब आपको टॉपिक मिल गया कि प्रोबायोटिक्स या फूड बॉर्न डिजीजेज है, फूड स्पॉइलेज है, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। फिर आप नीचे भी जाके देख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो चैप्टर 3 क्या है, सोर्सेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, और भी बहुत सारे दिए हुए हैं, आप इससे थोड़ी हेल्प ले सकते हो। कहने का मतलब है आपको 1 1.5 घंटा 2 घंटा तो मिनिमम देना होगा ताकि आपको एक अच्छा टॉपिक मिल जाए, और वो अच्छा टॉपिक के साथ साथ अगर आपकी फील्ड का भी है जो आपको पसंद है, मतलब भाई देखो लाइफ साइंसेज में आना ना अपने आप में, ये मान लो कि एक ऐसी फील्ड है, जैसे गन्ने का जूस निकलता है ना, गन्नों को चूर बिल्कुल उसको चूरा कर देता है, सेम है बायोलॉजी, लाइफ साइंसेज ऐसा ही है, कितना पढ़ते जाओ सब कम है। पीएचडी से पहले परेशान है लोग, पीएचडी के बाद भी लोग परेशान है, एमएससी से पहले भी परेशान है, एमएससी के बाद भी परेशान है, बीएससी से पहले भी परेशान है और बीएससी के बाद भी परेशान है, बीटेक हो, एमएससी हो, पीएचडी हो, पीडीएफ हो, पीडीएफ के बाद भी लोग परेशान है, यार इंडिया में आना है, अब वहाँ जॉब नहीं है, वहाँ पे फंडिंग खत्म हो रही है कुछ। तो भैया लाइफ साइंसेज में आने का मतलब है आप पहले से ही मान के चलो कि आप एक गन्ने हो और जिसकी मतलब पिसाई होगी, सारा जूस वूस, इतनी तो एज हो जाती है, शादी तो अपने टाइम पे कर लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है आपको लाइफ साइंसेज में, it's too much to study. I'm saying you very frankly. It's just not like you done your BSc, then you are like okay I'm the best of the world। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, आपको नेट गेट, उसके बाद बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं उनके लिए कंपटीशन, नेट गेट निकालने के बाद भी जहाँ पे आप अप्लाई करते हैं वहाँ के अपने रिटर्न टेस्ट होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं एक पेपर से बहुत फ़ायदा होता है। और पेपर आपको कहीं ना कहीं जब आप एक आर्टिकल को लिखते हैं, ठीक है भाई आप कोई काम नहीं कर पाए, कई बार ऐसा होता है कि आप काम नहीं कर पाते, लेकिन जब आप एक आर्टिकल को सर्च कर रहे होते हैं, रिव्यू वगैरह देख रहे होते हैं, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आती हैं।
जब आप अपने नोट्स बनाते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें इनपुट करके, बहुत सारी बुक से लेके आप बनाते हैं। तो इसी तरह जब भी आप एक रिव्यू आर्टिकल लिखें, कुछ भी लिखें, तो आपको पहले उसका बेसिक मटेरियल चाहिए होता है। उसके बाद आप उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं। तो यू नीड टू हैव द बेसिक मटेरियल विद यू। वो जितना आप अच्छा मतलब क्वालिटी इनपुट देंगे, उतना अच्छा आपको मटेरियल मिलेगा, और उसके बाद आपको बहुत अच्छा वो मिलेगा। तो सबसे सिंपल सी बात है, पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि आप अगर आपको ये लगता है कि भाई मेरा पहला पेपर ही एल्जेवियर या स्प्रिंगर में या विले में या बहुत अच्छे जर्नल में 7, 5, 8, 10, 12 में निकल रहा, भैया चरण लागू, आपको तो मतलब मेरा प्रणाम है, अच्छी बात है आपका निकल जाए। लेकिन हिम्मत नहीं हारने वाली बात होती है, आपको स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से करना होता है। नो बडी इज अ बोर्न लाइक मतलब एक बॉडी बिल्डर भी बहुत मेहनत करता है, कोई नो बडी इज बोर्न लाइक विद 6 पैक एब्स एंड 16 इंचेस डोला एंड एवरीथिंग। दे नीड टू वर्क हार्ड। इसी तरह आपको भी एक आर्टिकल, आप अगर बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में, तो आपको उस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपको उस चीज़ों को लर्न करने को मिलता है, तो यू गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन यू राइट अ गुड आर्टिकल। बट जो बच्चे कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कुछ स्टेट कॉलेजेस में हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जो कि किसी गांव में है, लेकिन वो खुद लिखना है। लेकिन आपके पास देखिए, आज के टाइम पे इंटरनेट सबके पास है, गूगल स्कॉलर, आप उस पर खोल के अपना धीरे धीरे आप आर्टिकल भी लिखें। तो स्टार्टिंग करने से और एक चीज़ और मैं बता दूं कि बहुत सारे आर्टिकल लिख के, और उनमें सब ऐसे हैं कि कुछ सोच लो कि भाई बिल्कुल काम के नहीं है, तो मतलब क्या होगा। और अगर बिल्कुल बहुत सारे आर्टिकल लिख लिए और बिल्कुल भी नहीं लिखा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको थोड़े आर्टिकल तो लिखने ही होंगे। रिसर्च आर्टिकल लिख लो तो भाई बेस्ट है, मैं तो यही कहूँगा, रिसर्च आर्टिकल बेस्ट होते हैं। लेकिन अगर रिसर्च आर्टिकल की फैसिलिटी नहीं है या कुछ नहीं है, आपका खाली टाइम है, तो यार बुक चैप्टर लिखने में, रिव्यू आर्टिकल लिखने में भी कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिव्यू आर्टिकल क्यों लिख रहे हो, उससे आपका पूरा सीवी कंटेमिनेट हो जाता है, कि ये कहेंगे अगर रिसर्च आर्टिकल तो उसने किया नहीं, और ये क्या फालतू के चैप्टर चैप्टर लिख के जा रहा है स्प्रिंग में। यार हर चीज़ आप जो करते हो, उसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं रिसर्च आर्टिकल नहीं लिख पा रहा हूँ, तो मैं बुक चैप्टर भी ना लिखूँ, कंटेमिनेट हो जाऊँ बिल्कुल ही। क्या नाम है, सीवी में इतने सारे बुक चैप्टर्स हो गए हैं, 15-20, और अच्छा सा आर्टिकल है नहीं। तो यार जहाँ मेरे आसपास जिस तरह की फैसिलिटी है, ये भी तो एक लिमिटेशंस है। अब आपको काम करना है बहुत अच्छा, आप हो आईआईटी में, और फिर आप किसी छोटे से कॉलेज वाले बंदे की तरफ ऐसे हीन भावना से देखोगे, यार तूने क्या आर्टिकल लिखा, तो सिर्फ रिव्यू आर्टिकल लिख के बैठा है। यार तो उसको जो फैसिलिटी मिली, उसने एटलीस्ट ट्राई तो किया ना। तो मैं तो पॉजिटिव साइड देखने वाला बंदा हूँ भैया, ठीक है, एटलीस्ट उसने कुछ तो मेहनत की। तो भैया जो जिसको ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो कुछ तो करूँ, तो उनके लिए ये वीडियो है। अब क्या करना है आपको, जब आप आ गए, आपको डिसाइड हो गया कि आपको ये करना है, कि हाँ मेरा एक टॉपिक डिसाइड हो गया है, टॉपिक डिसाइड होने के बाद मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ पे आर्टिकल पे लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोल देता हूँ कि नैनो बायोटेक्नोलॉजी इन फूड टेक्नोलॉजी, या नैनो टेक्नोलॉजी इन फूड, या नैनो टेक्नोलॉजी इन फूड पैकेजिंग, या थेरानोस्टिक्स हो गया, या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग हो गया, या कुछ भी हो गया। आपने अपना टॉपिक डिसाइड करना है, वो आप डिसाइड कर लेंगे। सपोज मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया, और सपोज आपका टॉपिक था कि बायो क्योंकि आपको मालूम है कोविड में बहुत ये क्या नाम है, टच से बड़ा बोल रहे हैं कि डिस्टेंस रखना है, छूना नहीं है, ये सब करना है। तो जो भी चीज़ें हैं सब मान लीजिए कि बायो मटेरियल है। आप ऐसे ऐसे कोई बायो मटेरियल बनाना चाहते हैं जो कि कोविड के अगेंस्ट काम करे, ठीक है। तो बायो मटेरियल अगेंस्ट कोविड जब आप देख रहे हैं, तो अब आप साइड में देखिएगा, यहाँ पे ना बिल्कुल साइड में, जो साइड में दिख रहा है आपको, एनी टाइम सिंस 2020, सिंस 2019, सिंस 2016, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। अब ये जब सारी चीज़ें दिख रही हैं, इसका मतलब क्या कि यहाँ सिंस से मतलब है कि यहाँ अपने आप आर्टिकल की कहाँ से, 2016 के बाद वाला, 2019 के बाद वाला, 2020 के बाद वाला, ये अब आपकी चॉइस है। कस्टम रेंज भी कर सकते हैं आप। कस्टम रेंज में आप लगा सकते 2016 से 2015 से 2016, तो ये 2015 से 2016 वाली आएगी। अब सिंस आप कोई रिसर्च आर्टिकल या कुछ अगर आपको कुछ रिसर्च आर्टिकल लिखने से पहले आपको थोड़ी बहुत तो स्टडी करना ही पड़ता है। आपने कोर्स वर्क के टाइम पे, या जो रिव्यू लिटरेचर होता है, लिटरेचर रिव्यू का टाइम होता है, तभी आप लिटरेचर स्टडी करते हैं। तो मैं तो जनरली आपको यही कहूँगा कि 5 साल के जो आर्टिकल हैं उन्हीं को प्रेफर कीजिएगा। तो सपोज मानिए कि हम ले लेते हैं सिंस 2016, तो सिंस 2016 से हमने ये अब आर्टिकल जितने भी हैं, सारे के सारे 2016 के बाद के आ जाएंगे आर्टिकल। तो सपोज मान लीजिए हमारे सामने एक आर्टिकल आया ये वाला, जो कि जर्नल ऑफ बायोमेडिकल से है, और ये आर्टिकल, इसका आर्टिकल का नाम है अपॉर्चुनिटीज फॉर बायोमेटीरियल टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ कोविड-19। ठीक है, एक अच्छा आर्टिकल है। अब इस आर्टिकल को जब हम देख रहे हैं, तो इसका एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन है, सब कुछ है। लेकिन अब ये आर्टिकल मुझे अच्छा लगा, तो मुझे इस आर्टिकल को सेव करना है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, पीडीएफ इसका देख रहा हूँ, और इस आर्टिकल के पीडीएफ को मैं सेव कर लूँगा।
अब एक चीज़ और ध्यान आपको देनी है कि अब जब आपने ये आर्टिकल खोला था तो इस आर्टिकल का कुछ नाम था, तो आप उस आर्टिकल के नाम को, अब जितने भी आर्टिकल्स होते हैं जिनको भी आप सेव करते हैं, यहाँ पे जैसे देखिए डाउनलोड का बटन है, अब जो भी आर्टिकल है जिसको भी आपको सेव करना है, ये डाउनलोड हो रहा है। इस आर्टिकल को डाउनलोड होने के बाद आप उस आर्टिकल को, मैं आपको यही कहूँगा कि जो भी आपका आर्टिकल है जिस तरह का भी, जैसे मैंने आपको इसी नाम बीटेक प्रोजेक्ट दिया है, तो इस आर्टिकल को कोशिश कीजिए कि इसके आर्टिकल के जो ये टाइटल है उसी के नाम से सेव करें, और डॉट पीडीएफ तो ऑब्वियसली फाइल है ही, नीचे भी दिखाई रहा है डॉब है, तो मैंने इसको सेव कर लिया। अब मेरे पास जो है फाइल्स होगी सारी, क्योंकि देखिए आपको मिनिमम 20-25 आप आर्टिकल तो एटलीस्ट डाउनलोड करेंगे ही, तो उन आर्टिकल्स को आप अपने उन्हीं के नाम के साथ सेव करते चलेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। हाँ यार ये वाला आर्टिकल ये वाला था, क्योंकि बाद में ना कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े जोश जोश में आते हैं कि हमें आर्टिकल लिखना है, रिव्यू लिखना है, थोड़े दिन हम लिखते हैं तो बाद में फिर से वो सब ना पाइल अप हो जाता है, और हम 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब दोबारा याद आती है वो नंबरों के लिए आर्टिकल लिखना है या कुछ के लिए आर्टिकल लिखना है, तो फिर हम दोबारा ढूंढने बैठते हैं कि क्या किस आर्टिकल में क्या, तो इसलिए ये उसका उस समय के टाइम भी सेव करता है। अब मैंने इस आर्टिकल को सेव कर लिया, ये 2020 का ये आर्टिकल, और काफ़ी अच्छा आर्टिकल है ये, अपॉर्चुनिटीज फॉर बायोमेटेरियल टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ कोविड-19। ये अपॉर्चुनिटीज बता रहा है बायोमेटेरियल के पास क्या है, ताकि हम जो चैलेंज हमें पोज कर रहा है कोविड-19 उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो एक अच्छा आर्टिकल है। तो अब हमने ये डाउनलोड कर लिया। अब मैंने जब ये आर्टिकल डाउनलोड कर लिया, अब मेरे को ये क्या करना है, अब मुझे एक आर्टिकल लिखना भी है। तो मैं क्या गया, पहले मैं, ठीक है, अब मैंने सपोज मान लीजिए मैंने अपना एक जो आर्टिकल लिखना है वर्ड फाइल पे लिखना है, तो मैंने अब उसको नाम दे दिया अपना जो भी आर्टिकल, सपोज मान लीजिए मेरा नाम मनोज है, मैंने मनोज नाम डाल के आर्टिकल उसको लिख लिया, क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई नाम तो देना ही पड़ेगा। अब मैंने एक आर्टिकल लिख लिया। अब मेरे को आर्टिकल लिखना क्या है, बायो मटेरियल्स अगेंस्ट कोविड-19, ये मेरा टाइटल हो गया। अब जो मेरा टाइटल है, और मेरा सपोज मतलब ये आपका टाइटल है, अभी आप यही मान के चलो कि आपका टाइटल ये है, आर्टिकल जो आपको लिखना है बायोमेटेरियल अगेंस्ट कोविड-19। तो किसी भी आर्टिकल, जैसे कोई एक मूवी होती है, तो मूवी में क्या होता है, एक ट्रेलर होता है और फिर बाद में पूरी मूवी होती है। तो ट्रेलर के हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, जो उसका एब्स्ट्रैक्ट होता है, ट्रेलर की तरह होता है, उसमें बताता है कि वही वही इस आर्टिकल में मेन मेन ये चीज़ें हैं। और कोई भी मूवी होगी उसमें कुछ उसके हीरो हीरोइन होंगे, तो अभी तो आपकी मूवी के आप ही हीरो हीरोइन है, तो आपने डाल दिया अपना नाम मनोज। अब मनोज इतना मान लिया, अब मनोज कहाँ का है उसको आपने सुपरस्क्रिप्ट में डाल दिया, मनोज 1। ये ना मेरे भाई का लैपटॉप है तो मुझे बहुत परेशानी कर रहा है। 1 में क्या डाल दिया, सपोज मान लो आप हैं IIT बॉम्बे से, सपोज मान लीजिए, तो मनोज 1 IIT बॉम्बे, और पूरा एड्रेस हो गया। तो ये तो पहले हो गया टाइटल आपका आर्टिकल जो है। हालांकि ये बहुत बात की चीज़ें, बट मैं फिर भी आपको बताते चल रहा हूँ कि थोड़ा देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनको देख के अच्छा लगता है, हाँ यार मैंने अपना आर्टिकल लिख रहा है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्टिकल, ये आपका, ठीक है, ये आपका ये आर्टिकल हो गया, आपका नाम हो गया। ये बाद में भी हम डिस्कस कर लेंगे अभी अच्छे से। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट हो गया, आपका उसका एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे एक ट्रेलर तब बन के आता है, जनरली कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रेलर पहले ही लॉन्च कर देते हैं, वो कुछ कुछ अब पता नहीं कैसे लॉन्च कर देते हैं, अगर पूरी मूवी बन जाने के बाद उसमें से मेन मेन सीन लेके उनको वो ट्रेलर लॉन्च कर देते हैं। अब आपका आर्टिकल जो है, उस आर्टिकल में जो भी आप करेंगे पहले उसका निचोड़ आपको एब्स्ट्रैक्ट में देना, और कंक्लूजन में आप क्या जो आपने समझा, जो आपने काम किया, जो भी आपने समझा कि बायोमेटेरियल अगेंस्ट कोविड-19 क्या है, उसको कंक्लूड करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट होता है इस आर्टिकल में क्या है, और जो आपने समझा उस आर्टिकल की समझ से, जो आपने चीज़ें लिखी उससे क्या आप समझ के आए, वो आपका कंक्लूजन में जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट के बाद सबसे पहले आपको आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो आपको लिखना ही लिखना है, वो तो हर एक में होगा ही होगा। अब इंट्रोडक्शन होगा, अब आपको ये नहीं मालूम कि अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखें। तो भैया देखो सिंपल सी बात है, आपका टॉपिक क्या है, बायोमेटेरियल अगेंस्ट कोविड-19, तो इसमें मेन वर्ड आपको क्या समझ आ रहा है, बायो मटेरियल्स, और दूसरा वर्ड क्या समझ आ रहा है, कोविड-19। तो आप इंट्रोडक्शन में बायो मटेरियल के बारे में और कोविड-19 के बारे में थोड़ा तो बताएंगे ही बताएंगे। बायो मटेरियल्स के बारे में बताएंगे, कोविड-19 के बारे में बताएंगे, ठीक है। और इसके क्या नाम है, इसके रिगार्ड कोविड-19 के बारे में जो बताएंगे तो उसके क्या है, थ्रेट इट पॉजेज, या जो भी कुछ है आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन में आ जाएगा। जब इंट्रोडक्शन सेक्शन पूरा हो जाएगा, अब आपको समझना है कि भाई इंट्रोडक्शन के बाद हम अब क्या क्या लिखें। तो आपको क्या करना है, मैं तो आपको सबसे बताऊं, मैं क्या करता हूं, मैं पहले देख लेता हूं कि आर्टिकल, भाई देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो मैं तरीके बता रहा हूँ ये बेस्ट है, बट मैं ये कह रहा हूँ जिसको समझ आ रहा है भैया वो जरूर देख लेना। बाकी भैया जो
हर एक का अपना अपना स्टाइल तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखो जैसे इसने बताया कि ईटियोलॉजी, एपिडेमोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ किसकी, सार्स कोविड 2 की बात कर रहा है। ठीक है, दूसरा तो इसने दूसरा क्या बता रहा है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन एंड इन्फेक्शन। ये सब ये इंट्रोडक्शन में ही बता रहा है। ठीक है, तो अब आपको समझ आया कि एटियोलॉजी, एपिडेमोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हो, इटियोलॉजी, एपिडेमोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं कॉपी कर सकते हो, लेकिन आपने हल्का सा यहाँ से हिंट ले लिया कि एक तो क्या है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्शन, दूसरा क्या है एटियोलॉजी, एपिडेमोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी आपने ये सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या आएगा, तो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म हो गया। तो आपने एटियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड एपिडेमोलॉजी और उसके बाद ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ये आपने लिख लिया। लेकिन ये आप अब ये एटियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड एपिडेमोलॉजी ये भैया किसी का पेटेंट नहीं है। मैं चाहूँ एटियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड एपिडेमोलॉजी किसी और ने डिस्कस किया तो क्या मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ? आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। आपने टाइटल लिया है, आपने उसका कोई कंटेंट नहीं चुराया। ये कोई नहीं कह सकता कि आपने यहाँ से कॉपीराइट है। ना, इन चीज़ों में कॉपीराइट नहीं होता है। और बहुत सारी जगह पे तो 10%, 5% प्लेगरिज्म अलाउड होता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि प्लेग करें। मैं आपको प्लेगरिज्म कहीं मैंने बताया नहीं अभी आपको। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, इसमें आप क्या किसी को वो करेंगे कि ट्रांसमिशन मैकेनिज्म कोई वर्ड पे थोड़ा ना पेटेंट करा रखा किसी ने, वो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म आपने वर्ड ले लिया। अब आपके पास ये सब कंटेंट हो गई, ये आपके कंटेंट बनते जा रहे हैं कि हाँ आपको ये करना है, ये सब चीज़ें डालनी है। उसके बाद ये आपने देखा, फिर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन था, फिर उसके बाद आपने देखा कि डायग्नोसिस भी बहुत जरूरी है, फिर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बायोमेटीरियल है उसने बात कर रखी है, और बायोमेटीरियल के अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ बायोमेटीरियल के उसने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। तो आप कि न्यूक्लिक एसिड बायोसेंसर, लेटरल फ्लो अमीनो एसिड एलाइजा, या फिर प्रोटीन टेस्टिंग, उसने जो भी चीज़ें उसमें अपने बता रखे, थेरेप्यूटिक इन वैक्सीन, एंटीवायरल थेरेपीज, जो ड्रग डिलीवरी में कैसे उसने, हो सकता है ड्रग डिलीवरी में उसने बायोमेटेरियल की बात की हो। तो अब आपको ये समझना होगा कि बायोमेटेरियल के बारे में उसने जो जो चीज़ें लिख रखी हैं, आपने एक बार आर्टिकल पढ़ा, आपको लगा कि नहीं यार इस आर्टिकल में से मुझे सिर्फ इतना ही लेना है, तो आपके पास तो 20-25 आर्टिकल होंगे। तो अब आपने आगे देखना है। ठीक है, नैनो आर्टिकल भी बायोमेटेरियल में आ सकते हैं। ये टॉपिक अच्छा है। अब नेक्स्ट वाले में गए, मेडिकल मटेरियल भी बायोमटेरियल में आ सकता है। कोटिंग, ये भी बायोमटेरियल में आ सकता है। सूडो एंटीबॉडीज, नैनो क्ले से, ये एक टॉपिक हो सकता है। तो अब आपके पास काफ़ी सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं। सपोज मान लीजिए, तो ये नैनो की बात कर रहा है, यहाँ पे आया ये एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड, ये इसने बताया ये बायो मटेरियल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपने देख लिया मटेरियल्स एंड मॉलिक्यूल्स, यहाँ से आपने कुछ टॉपिक ले लिया, सिलेक्शन। तो अब बायो मटेरियल की जब हम बात करेंगे तो आपको भी ठीक है, हो सकता है कि अभी आप जो लिखो, अभी आपको सिर्फ इतना समझ आया नैनो मटेरियल्स, उसके बाद आपको टॉपिक लगा मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, फिर आपको कोटिंग ऑफ सरफेस टू प्रिवेंट कोविड 19
स्प्रेड। अभी आपको जो भी थोड़ा बहुत समझ आ रहा है उसको आपने एज ए टाइटल कि हाँ ये चीज़ें समझ आ रही हैं, ये चीज़ें लोगों ने की हुई हैं। तो आप इस तरह से अपने जो आपको टॉपिक समझ आते हैं आप उनको ले लेंगे। अब बात यह आती है कि ठीक है आपको थोड़ा समझ आ गया, आपके पास कुछ कुछ कंटेंट आ गए हैं, तो आप उसके बाद अब आपके पास क्या है, बायो मटेरियल है। तो बायो मटेरियल, अब कोविड क्या है, वायरल डिजीज़ है, एक वायरस डिजीज़ है। तो जब आप पढ़ेंगे धीरे धीरे तो आपको पता है कि वायरस डिजीज अगेंस्ट वायरस, बायो मटेरियल अगेंस्ट वायरस, ये एक टॉपिक है। ये रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस के है। ये देखिए टैनिक एसिड है। तो ये आपको कुछ कुछ टॉपिक मिलते जा रहे हैं। ठीक है, कोटिंग हो गया, ये नोवल बायो मटेरियल हो गए, तो आप वहाँ पे डाल दोगे टॉपिक अभी नोवल बायो मटेरियल। तो इस तरह से आप अपने टॉपिक्स डालते चलेंगे कि किस तरह से आपको जब आप जैसे जैसे पेपर पढ़ते जाएंगे आप उनको डालते चलेंगे और उनको आप अपने एक ये बन जाएगी कि आपका एक ऑर्डर बनता जाएगा। अब आपको एक स्केलेटन जब बन जाएगा, स्केलेटन बनने के बाद आप इसमें अपने कंटेंट फीड करना शुरू करेंगे। तो आपने डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल से लिखना है, समझना है और उसको लिखना है। वो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, मैं आपको बताता हूँ। सपोज मानिए जैसे मुझे इस आर्टिकल से मैं लेता हूँ टॉपिक ये वाला, जैसे यहाँ पे है, तो मैं जनरली जब लिखता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, कितना हो गया, कितना बड़ा हो गया है। मैंने इस आर्टिकल को डाउनलोड किया था। अगर वहाँ पे दिक्कत आ रही तो मैं इसको डाउनलोड जो किया हुआ पोर्शन था मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब मैं इसको स्मॉल कर ले रहा हूँ। अब ये स्मॉल होने के बावजूद भी मुझे पूरा बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो अब मुझे अपने टॉपिक्स देखने हैं क्या किस तरह से बायो मटेरियल। अगर आपको बायो मटेरियल, पहले तो क्या है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आप पहले बताएंगे सार्स क्या है, वायरस की डिजीज़ बहुत थ्रेट पोजेस कर रही हैं लाइफ को और इससे इतनी सारी डेथ हो गई है। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बताना पड़ेगा जनरल। ये सारी चीज़ें वो आप बिल्कुल बता सकते, क्योंकि एक अगर आपको एक्सटेम्पर के लिए बोल दिया जाए या आपको कोई स्पीच के लिए बोला
तो भी आप थोड़ा बहुत कोविड के बारे में इतना सुन चुके हैं, आप थोड़ा बहुत तो लिख लेंगे। अब मान लीजिए कि मान लीजिए आपको स्टार्टिंग जो आपको टॉपिक आपको मिल गए हैं, अब उनको कैसे फीड करना है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है द सार्स कोविड 2 वायरस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन दिसंबर 2019 इन वुहान प्रोविंस चाइना एज ए क्लस्टर ऑफ निमोनियाज। तो अब आपको जो टॉपिक मिल रहा है उससे आपको समझ रहे हैं दिस सिंस देन द वायरस हैज स्प्रेड ग्लोबली। तो यानी कि जो आपको समझ आया उसको आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। पैंडेमिक was first identified in the province कौन सा प्रोविंस था? वुहान प्रोविंस ऑफ चाइना। ठीक है, पेंडेमिक वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन द वुहान प्रोविंस ऑफ चाइना इन द दिसंबर ऑफ 2019। ये आपने लिख लिया। उसके बाद जरूरी नहीं है जिन्होंने क्लस्टर लिखा आपको उस तरह से लिखेंगे। इट वाज फर्स्ट it was first considered to be as a pneumonia that has spread in the region। ठीक है, अब ये बात आती, अब आपके सामने ये जो भी आप बात लिख रहे हो, जो भी आप इसे लिखते जा रहे हो, एक तो इन्होंने यहाँ दिया है ये नंबर 2 डाला हुआ है। इस 2 नंबर का मतलब है जो इन्होंने बात बोली है, ये इस 2 नंबर की जो बात है, इसने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें से उसने वो बात समझी और उसको उसने साइट कर दिया वहाँ पे। तो वो आर्टिकल कहाँ है? वो आर्टिकल कौन सा है? वो आर्टिकल है ये वाला, ये जो नीचे आर्टिकल दे रखा है नंबर 2 पे। इसने इस ऑथर ने ये वाला आर्टिकल पढ़ा और इस वाले आर्टिकल से पढ़ के उसने वहाँ पे वो बात लिख दी, उसको नंबर 2 दे दिया। अब आप तो इस आर्टिकल से पढ़ रहे हो, तो अब आपके सामने क्या है? आपने इस आर्टिकल से पढ़ा, तो अब आपके सामने ये आर्टिकल डेनियल चखेलियन का आर्टिकल है। तो अब आप क्या करेंगे? इस आर्टिकल को, जो ये आर्टिकल है, इस वाले आर्टिकल का आपने देखा कि डेनियल चखेलियन इज दी ऑथर। तो अब वापिस आप गए यहाँ पे, जहाँ से गूगल स्कॉलर पे ये आर्टिकल आपने देखा था, यहाँ से लिया था सबसे पहले। ये वाला आर्टिकल था अपॉर्चुनिटीज फॉर। ठीक है, अब आपने इस आर्टिकल को जब खोला तो ये आर्टिकल ये वाला था। अब आपको इसको साइट करना है। तो कई तरह के फॉर्मेट होते हैं, एपीए होता है, एमएलए होता है, हार्वर्ड होता है, शिकागो होता है। तो अब आपको कोई भी एक स्टाइल आपको यूज़ करना होगा, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा आप जनरल जो हैं वो बहुत फ्रीडम देने लगे हैं कि आप जो भी स्टाइल यूज़ कर रहे हैं वो थ्रू आउट वही स्टाइल यूज़ करें। कुछ जर्नल्स ऐसे हैं जो बड़े कन्फाइंड है, जो बड़े रिजिड है कि भैया आपको हम जो स्टाइल बता रहे हैं वही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। लेकिन आप जो भी स्टाइल फॉर्मेट लें, आप फिर उसको थ्रू आउट वही रखें। जैसे जब आप बुक चैप्टर लिखते हैं तो कुछ जर्नल में आप देखेंगे तो उसमें नंबरिंग भी होती है, किसी में ब्रैकेट में भी नाम दिए होते हैं, वो ऑथर पे छोड़ देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप उस पूरे बुक चैप्टर में फिर आप वही फॉर्मेट फॉलो कीजिए। तो अब आपके सामने है, लेकिन मैं कहूँगा कि जनरली सबसे ज़्यादा फॉलो जो होता है एपीए हो रहा है, तो आप एपीए को ही फॉलो करें। तो अब आपके सामने ये आर्टिकल है, आपको बोलेंगे यार मैं इसको साइट कैसे करूँ। तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा, मैं क्या करता हूँ, मैं एक साइड में ही रेफरेंस की ओर खोल लेता हूँ, एक पेज रेफरेंस का और बना लेता हूँ, उस पर मैं डाल देता हूँ रेफरेंसेज डाल दिया। अब रेफरेंसेज जब मैंने, एक तो यार ठीक है, मैं मेरी स्पेलिंग मिस्टेक को बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, सॉरी। तो ये रेफरेंस डाल दिया मैंने। अब इस रेफरेंस के बाद अब मैं गया, ये आर्टिकल है, मैं इस आर्टिकल को लिखूँ। आपको पहले तो समझना चाहिए कि जनरली हम ऑथर का सरनेम पहले लिखते हैं, उसका नाम बाद में लिखते हैं। जैसे कई बार कर लिखी इतनी कंफ्यूजन होती है कि हम इंडियंस को, अब मान लीजिए मिर्ज़ा मुस्तफ़ा फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, मिर्ज़ा मुस्तफ़ा नाम है, उसका मुस्तफ़ा सरनेम है या मिर्ज़ा सरनेम है। हमारे यहाँ तो मुस्तफ़ा सरनेम वाले भी हैं, मिर्ज़ा सरनेम वाले भी हैं, तो हम तो अपने हिसाब से सोचेंगे। लेकिन तो अब आपको कन्फ्यूजन दूर करनी, तो आप क्या कीजिए, जहाँ पे सबसे पहले आपने जहाँ से आर्टिकल लिया है, मैं तो सबसे पहले क्या करता हूँ, जो भी आर्टिकल मुझे पसंद आता है मैं उस आर्टिकल की रेफरेंस सबसे पहले ही सेव कर लेता हूँ। अब आपको आर्टिकल की रेफरेंस कैसे सेव करना, जो दिख रहे हैं आपको, जो कोमा दिख रहे हैं, इनके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से दिखने साइट आ गया। अब ये एपीए वाला है, जैसे मैं क्लिक करूँगा ये अपने आप पूरी रेफरेंस सेलेक्ट हो जाएगी। मैंने यहाँ से क्या किया, कॉपी की और इस रेफरेंस सेक्शन में पेस्ट कर दी। ठीक है, अब इसने जो है ऑब्वियसली बात है, देखो सब जगह देखो चखेलियन डेनियल, चखेलियन डी, चखेलियन डेनियल, चखेलियन डी, यानी तो चखेलियन तो क्या सरनेम है और डेनियल उसका नेम है। तो इसने सब अब मुझे क्लियर हो गया। लेकिन तो मैंने एपीए वाली ली और मैंने सेव कर दी, ये मेरी रेफरेंस हो गई।
ठीक है, अब मुझे यहाँ पे रेफरेंस डालनी है अपने आर्टिकल में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, अब बहुत सारे जर्नल हैं एट ऑल के बाद कॉमा डॉट की सीधा सीधा डॉट लगाते हैं, लेकिन अब मैं तो आपको ये बताऊंगा कि आप जो भी फॉर्मेट फॉलो करें आप उसको पूरा फॉर्मेट फॉलो करें। चेकहेलियन एट ऑल 2020, ये अगर आपके 2 से ज़्यादा ऑथर हैं तो आप एट ऑल लगाते हैं। जैसे इसने देखिए सबसे ऊपर एट ऑल लगा दिया था, इसने यहाँ पे सिर्फ डॉट लगाया है ना। तो आपको ज़्यादा कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आप चकहेलियन डॉट एट ऑल, चकहेलियन एट ऑल डॉट कॉमा लगा के अपना कर लीजिए, फिर आप थ्रू आउट वही रखिए। नहीं तो अगर आपको लगता है कि यार कॉमा और डॉट भी लगाना है तो उससे बेटर सिर्फ डॉट डॉट लगाना, सीधा डॉट डॉट लगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपका रेफरेंस हो गया, ये यहाँ पे आपने रेफरेंस डाल दिया। अब एक चीज़ और आती है कि क्या हम जब हमें आर्टिकल लिखना है तो क्या हम जो इस पेपर में रेफरेंस थी उनको नहीं यूज़ कर सकते। जैसे इसने नंबर 2 रेफरेंस ली है यहाँ पे, तो क्या आप नंबर 2 नीचे वाली रेफरेंस नहीं यूज़ कर सकते? आप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन यार जब इससे आप आर्टिकल से ले रहे हो, इस आर्टिकल से समझ रहे हो, तो इसको तो एटलीस्ट साइट करना बनता है आपका। हाँ, आप उस आर्टिकल को ओपन कर लो जो नंबर 2 पे है, उस आर्टिकल को नीचे करो, कॉपी करो और उसको गूगल स्कॉलर पे डालो, और क्या नाम है उस आर्टिकल को आप लेके उस आर्टिकल को स्टडी करो, उसमें जो आपको कंटेंट मिल रहा है उसको लिखो अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में। कॉपी मत करो, किसी को डायरेक्ट कॉपी मत करो। और एक चीज़ और है, जैसे कई बार हमें लगता है कि यार फिगर बहुत अच्छी है तो अब इस फिगर का क्या करें, यार हमें फिगर लेनी है, ये वाली लेनी है, यार क्या करें। तो उस फिगर को अगर लेनी है तो जनरली कुछ फिगर जो होती है नीचे उनके कॉपीराइट सेक्शन में लिखा होता है, जो भी ऑथर है अगर उसको एकेडमिक पर्पस के लिए या कुछ साइंटिफिक उसके लिए यूज़ करना चाह रहा है तो वो उसको अगर प्रॉपरली साइट करके यूज़ कर सकता है। नहीं तो आप उनसे जो जर्नल के क्या नाम है जर्नल है, आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो, उनको उनको पूछ सकते हो कि हम आपकी ये पिक्चर यूज़ करना चाहते हैं। नहीं तो आप थोड़ी सी पिक्चर तो यार खुद भी बना सकते हो पेंट पे, इतना तो मुश्किल है नहीं। एक गोल अंडा बनाया, उसके ऊपर फिर स्पाइक कर दिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर दे दिए यार, पेंट में बना के देखो। या आप 2-3 फ्रेंड इकट्ठा प्रोजेक्ट करते हो, एक एक दो को आप उसको बोल दो कि यार तू डायग्राम बना ले, मैं इतना आर्टिकल लिखता हूँ, कुछ कुछ डायग्राम बना रहे। टेबल्स में भी आप बिल्कुल कॉपी नहीं करेंगे, टेबल्स की भी आप डायरेक्ट की डायरेक्ट कॉपी नहीं करेंगे, टेबल में भी आपको चेंज करने ही होंगे। टेबल्स होते हैं कई जगह पे, उनको टेबल को भी लोग सोचते हैं कि यार डायरेक्ट डायरेक्ट हमें बहुत अच्छा टेबल मिल गया, इतना अच्छा टेबल मिल गया, ऐसा सारी बहुत अच्छा चीज़ नहीं। आपको टेबल्स को भी अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना होगा। लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का टेबल को आपको थोड़ा सा मोड, उसको टेबल को भी आपको वेरी चेंज करना होगा। अब वो आपकी समझदारी है कि आप टेबल को किस तरह से चेंज करते हैं। उस टेबल का जो आप पहले उस टेबल को समझिए, वो टेबल में क्या, उसमें 12 सेक्शन, तो आप उसको 6 सेक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, लेकिन उसे समझते हुए आप अपने अपने आप में उस टेबल को कन्वर्ट कीजिए। और अब धीरे धीरे जब आप आर्टिकल लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक बारी में ही आ जाए, लेकिन धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगी। तो आप इस तरह से एक अपना आर्टिकल और रिव्यू आर्टिकल आप लिख सकते हैं, और अपने रेफरेंसेस जब आपके पूरे हो जाएं तो उन रेफरेंसेस को आप डाल दें। अब बात आती है मेन की प्लेगरिज्म आपको चेक करना है। तो प्लेगरिज्म आपको चेक करने के लिए टर्नटिन सॉफ्टवेयर है और योरकुंड है। उसमें वो आपके यूनिवर्सिटी में जितने टीचर्स हैं उनको मिले हुए हैं उनके पासवर्ड्स वगैरह, तो अपने टीचर को दे सकते हो। और जो जर्नल की पॉलिसी की वो कितना परसेंटेज प्लेगरिज्म अलाउ करते हैं। 2 तरह के प्लेगरिज्म होते हैं, एक तो होता है कि आप किसी का डाटा चुरा लो, और एक होता है कि आप किसी की बात को बताओ। लेकिन अगर आप किसी की बात को बता रहे हो, उसको प्रॉपर साइट कर रहे हो और अपनी लैंग्वेज में डाल रहे हो, तो इट्स नॉट अ प्लेगरिज्म। बट अगर आप किसी का डाटा सेम टू सेम उठा के उसकी पिक्चर उठाई, भाई आप उसकी पिक्चर कैसे उठा सकते हो? आप उसका जो कैलकुलेशन करके रिजल्ट आया, आप उसका रिजल्ट कैसे उठा सकते हो? आप रिजल्ट को साइट कर सकते हो। आप जब रिव्यू लिख रहे हो तो आप बता सकते हो कि हाँ यार फलाने ने भी ये काम किया था, उनका ये रिजल्ट आया है। और आप अपने जब अपना रिसर्च आर्टिकल लिखते हो तब आप उसमें उसका डाटा कोट करते हो, लेकिन कंपेयर करने के लिए करते हो। ये नहीं कि उसका डाटा कि हाँ उसका डाटा भी ये था, हमारा डाटा भी ये, हमने भी काम कर लिया, पीएचडी कर ली। नहीं, ऐसे नहीं। आप किसी की कॉपी मत कीजिए। ये बिल्कुल साइंटिफिकली एक बहुत बड़ा अनएथिकल वो है काम। आप बिल्कुल मत कीजिए इसको, प्लीज़ नेवर एवर डू दिस। आपका पूरा करियर तबाह हो जाएगा। अब बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े जो पोस्ट पे बंदे बैठे हैं उनकी 23-23 साल 30-30 साल पुरानी डिग्री खुलवा ली जाती हैं। आप प्लीज़ ऐसा कोई काम मत कीजिए, अपनी भाषा में लिखिए, सिंपल सरल भाषा में लिखिए। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको दिक्कत आए, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, थोड़ा थोड़ा करिए। नहीं यार देखो, एकदम से तो नहीं आएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं काफ़ी चीज़ें समझ रहा हूँ धीरे धीरे, और मैं भी आर्टिकल लिखता हूँ और मैं उसको फिर प्लेगरिज्म चेक करता हूँ। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है प्लेगरिज्म चेक करने के। ऑनलाइन प्लेगरिज्म आप चेक कर सकते हैं गूगल पे डाल के। जैसे
ऑनलाइन प्लेगरिज्म चेक है, जैसे आप सपोज मान लीजिए, ठीक है, आप सपोज मान जैसे मैं आपको उठा देखता हूँ कि मैं इसको चेक कर रहा हूँ क्या इसको मिलेगा। देखो 2 ये मैंने यहाँ से लिया और ये तो बहुत ज़्यादा सिलेक्ट हो गया, थोड़ा सा थोड़ा क्यों सिलेक्ट हो, जो मैं चाह रहा हूँ करना वो तो हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। ये आपके साथ भी होगा, डोंट वरी। ये लिया और मैंने इसको यहाँ जैसे जो भी आप लिख रहे हैं, आप देखते हैं स्कैन फॉर प्लेगरिज्म ये कर रहा है। अब देखिए देखो इसने क्या सिग्निफिकेंट प्लेगरिज्म है, ये आपको फिर साइन इन करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलो सपोज हमने कॉपी तो कर ही रखा है, अभी हम किसी और को चेक करते हैं। ये टूल है, ये इसमें देख लेते हैं, इसमें डाल के कई तरह हैं। हमने पेस्ट किया, अब भैया चेक करो, चेक प्लेगरिज्म, ग्रामर नहीं चेक करनी, प्लेगरिज्म चेक करना है। करो भैया प्लेगरिज्म चेक, कर क्यों नहीं रहा है, क्या हो गया इसको। हाँ कर रहा है, सॉरी मेरा नेट स्लो है। अब देखो उसने 67% प्लेगरिज्म दिखा दिया है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर फ्री वाले हैं, पेड नहीं है, तो ये बहुत सारे गड़बड़ भी कर देते हैं। लेकिन एटलीस्ट इसने 67% बता दिया, यानी कि एटलीस्ट ने हमें ये तो बता दिया कि यार इसमें बहुत सारा प्लेगरिज्म है, आपको उसको चेंज करना है, तो आप इसको चेंज कीजिएगा और अपनी भाषा में लिखिएगा, उसके हिसाब से करिएगा। तो दिस इज़ द वीडियो अबाउट आपको कैसे आर्टिकल लिखना है। एक छोटी सी वीडियो है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि एकदम से जो आपके टीचर्स हैं वो भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन जब स्टार्ट कहाँ से करें यार, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, उसके हिसाब से मुझे ये वीडियो सही लगा। तो आप एटलीस्ट